हेलो एवरीवन, दिस इज संजीव फ्रॉम संजीव कैंपस। मैं इस वीडियो में हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं जो ड्यू सोल का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रोग्राम का, उसमें यह क्वेश्चन आ सकता है। यह बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए कौन सा क्वेश्चन यहां पे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। तो यह मेरा संजीव कैंपस का ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आपको आ जाना है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस लिंक से इस पर क्लिक कर सकते हैं। यह फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज आपको इस प्रकार का दिखेगा। आपको राइट साइड में यह 3 डॉट मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको हिस्ट्री पे चले जाना है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यह इसमें आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है हिस्ट्री का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्जाम में आएगा। देखिए, महाजनपद किसे कहते हैं, यह पहला क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सभी क्वेश्चन का आंसर इसमें क्या है, सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूँ। तो महाजनपद किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर चलिए देखते हैं। देखिए, महाजनपद 16 महाजनपद का उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में। आपको जानते ही होंगे। जनपद शब्द का अर्थ देख लीजिए, महाजनपद की राजधानी। इसमें 16 जनपद का राजधानी क्या क्या था, यह राजधानी के बारे में भी इसमें प्रोवाइड किया हूँ। तो सभी राजधानी के बारे में यहाँ पे देखिए दिया गया है। भारत के 16 महाजनपद की राजधानी के नाम एवं क्षेत्र। यहाँ पे देखिए भारत के 16 महाजनपद। तो यहाँ पे देखिए अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। तो इसमें सभी के बारे में 16 महाजनपद के बारे में यहाँ पे सभी के बारे में मैं यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसका मैं दिया हूँ। अवंती, चेदी, गांधार, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध का उदय। तो मगध जो है उस समय में 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध को माना जाता था। इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, क्यों मगध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता था और यह क्यों मगध सफल था। अब देखिए मगध के विस्तार में जो यहाँ पे शासक यहाँ पे अहम भूमिका निभाया है, जो शासक इसका विकास किया है मगध का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन संस्कृति के शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो इसका देखिए, सातवाहन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। यह सतकर्णी का पुत्र था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यह सतकर्णी राजा था, यह गौतमी का पुत्र था। यहाँ पे देख लीजिए, सातवाहन राजाओं ने मौर्य नरेशों के आदर्श पर ही अपने प्रशासन का संगठन किया। लगभग इसी के प्रकार का मौर्य वंश का जिस प्रकार से था नियम, उसी प्रकार से इसके राज का भी नियम था। सातवाहन संस्कृति के सामाजिक दशा। सातवाहन संस्कृति के धार्मिक दशा। यह है सातवाहन संस्कृति के आर्थिक दशा। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक का धाम क्या है, इस पर एक निबंध लिखिए। अशोक, प्रारंभिक काल में अशोक का धाम। आप लोग पढ़े होंगे 12th में, या उससे पहले भी पढ़े होंगे, 10 में भी आप लोग हो सकता है पढ़ाई किए होंगे 10th में, बुद्ध के बारे में। इसका धर्म परिवर्तन करवा दिया था और यह बुद्ध के शरण में गया था। यह कलिंग युद्ध एक हुआ था। कलिंग युद्ध के दौरान इसका मन यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे इसका चेंज हो गया। यहाँ पे यह धर्म को अपना लिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के कारण का विवरण करें। इसमें से हो सकता है किसी एक धर्म के बारे में दे देगा, बौद्ध धर्म के विकास के कारण का विवरण करें, या दोनों भी दे सकता है। लॉन्ग में आपको रहेगा क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं। देखिए, पुरोहित वर्ग ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था उसको पुरोहित वर्ग कहते हैं, और वर्चस्व के प्रति क्षत्रिय वर्ग का आक्रोश, यह भी मेन कारण था। तो यहाँ पे कारण भी दिया गया है किस कारण से यह उत्थान हुआ था इसका, बौद्ध का और जैन का। बुद्ध के जीवनी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। उनकी शिक्षाओं के 3 स्तंभ हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रसार और लोकप्रियता के कारण, क्यों यह ज़्यादा यहाँ पे सफल रहा, इसका प्रसार के कारण यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए जैन धर्म के उदय के कारण। जैन धर्म का प्रसार, किस प्रकार से इसका प्रसार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। देखिए, उत्तर वैदिक काल का विकास जो है आपको 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, वह यहाँ पे वर्णाश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। उसके बाद दिया है भारतीय पुरापाषाण काल की प्रमुख विशेषता बताएं। पुरापाषाण काल के बारे में यहाँ पे विशेषता दिया गया है। यह 3 भाग में विभाजित किया गया था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इसमें सारे के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इस काल में किस प्रकार का औजार था, इस काल का विस्तार, इस काल के मानव किस प्रकार के होते थे, इस काल में किस प्रकार का जीवनी था। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल, इसमें भी किस प्रकार का जीवनी था, सारे के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा। यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल में किस प्रकार का यहाँ पे भी औजार बनाने का तकनीक, किस प्रकार से औजार बनाया जाता था। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार का जीवनी था, इसमें निवास स्थल किस प्रकार का था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन का वर्णन करें। यह क्वेश्चन भी आई है, यह क्वेश्चन आ सकता है, या नहीं तो आप लोग एक दूसरा क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का क्यों आपका यहाँ पे पतन हो गया था, हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे दिया गया सिंधु हमारे देश की एक नदी है जो हिमालय से निकलती है और पंजाब तथा सिंध प्रांत में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। तो यह इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके कई प्रमुख क्षेत्र हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। तो इस पर में किस प्रकार से भोजन था, वस्त्र था, आभूषण था, हड़प्पा सभ्यता में स्त्री की क्या दशा थी, मनोरंजन ये लोग किस प्रकार से करते थे, इन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो इसके बारे में यही दिया गया है। हड़प्पा संस्कृति में पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, नाप तौल और माप साधन, हड़प्पा की सभ्यता में यातायात के साधन, अन्न उद्योग धंधे
और भी कई प्रकार के कार्य करते थे जो यहाँ पे दिया गया है। पत्थर, तांबे एवं कांसे से अनेक वस्तुएं बनाई जाती थी। अनेक संस्थानों पर तांबा राजस्थान और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। शिल्पकार मूर्तियां, बर्तन, औजार, हथियार जैसे कुल्हाड़ियाँ, आरियाँ, छुरे और भाले बनाते थे। सूती कपड़ों का भी निर्माण किया जाता था। कपड़े की छपाई और सूत की कताई भी होती थी। मकान और नौकाएं बनाकर भी लोग जीविका कमाते थे। सोनार, चांदी, सोना, कीमती पत्थरों से गहने बनाते थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी से यहाँ पे बर्तन बनाते थे। उसके बाद एक आ रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। यहाँ पे आपको देगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास का पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है इसका। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मृदभांड एवं मोहरे आते हैं। तो इसमें है सर्वप्रथम यहाँ पे अभिलेख के बारे में दिया गया है। उसी के आधार पर ना इतिहास का रचना होता है। तो वही दिया गया है यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत। सिक्के दिया गया है, उसके बाद मूर्तियाँ दिया गया है, चित्रकला दिया गया है, मृदभांड दिया गया है। तो यही है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, पढ़ के चले जाइएगा। जो यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाई किया अभी तक में, वह आप लोग सिर्फ 2 दिन यहाँ पे पढ़ाई कर लीजिए। आप लोग 1 दिन में भी यह क्वेश्चन इतना पढ़ाई कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा।